चैप्टर नंबर 10 खेल प्रशिक्षण स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग शुरू करने से पहले एक बेसिक सी बात बताते कि कुछ एक ट्रेनिंग को डेवलप किया गया, जैसे कि सर्किट ट्रेनिंग को डेवलप किया गया मॉर्गन एंड एंडरसन के द्वारा। इंटरवल ट्रेनिंग को बिकिला के द्वारा डेवलप किया गया। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग को डॉक्टर ऑनसेट वानेकेन के द्वारा डेवलप किया गया और फॉर्टलेक ट्रेनिंग को गोस्टा होमर के द्वारा तैयार किया गया। आइए अब इन सभी को शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग खेल प्रशिक्षण। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग खेल प्रशिक्षण में ट्रेनिंग शब्द मानव भाषा का एक अंग रहा है जो किसी कार्य को करने के लिए तैयारी की प्रक्रिया को दर्शाता है। यह प्रक्रिया दिनों, महीनों तथा वर्षों तक चलती है। ट्रेनिंग शब्द का प्रयोग खेलों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। खेल ट्रेनिंग की निम्नलिखित परिभाषाएं हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से खिलाड़ी को उच्च प्रदर्शन के लिए तैयार किया जाता है। ट्रेनिंग एक जटिल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से खिलाड़ी को उच्च प्रदर्शन के लिए तैयार किया जाता है। खेल प्रशिक्षण विभिन्न खेल विज्ञानों का योग है जिसमें औषधि विज्ञान, गति विज्ञान, जैव यांत्रिकी विज्ञान, खेल कार्य, वृद्धि और विकास तथा शिक्षा आदि विषय सम्मिलित हैं। खेल प्रशिक्षण एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है जिसका उद्देश्य खिलाड़ी को खेल प्रतियोगिताओं में उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना है। खेल विशेषज्ञों के अनुसार अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के विषय में क्या कहा गया है अलग अलग खेल विशेषज्ञों के द्वारा, आइए पढ़ते हैं। मार्टिन ने 1979 में क्या कहा था? खेल ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक योजनाबद्ध एवं नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति होती है और खेल प्रदर्शन में होने वाले वृद्धि का पता चलता है। कार्य करने की योग्यता के साथ साथ व्यवहार और अन्य मनोवैज्ञानिक तथ्यों का पता चलता है। मैटविज़्यू ने क्या कहा था? मैटविज़्यू ने 1981 के अनुसार कहा था, खेल ट्रेनिंग खिलाड़ी के आधार स्वरूप हैं। अब आइए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, इसको जानें। इसका महत्व है यह, ट्रेनिंग करने से शारीरिक दक्षता डेवलप होती है, टेक्निक उसका डेवलप होता है, टेक्निकल एफिशिएंसी बढ़ता है, साइकोलॉजी तौर पर उसको ट्रेंड किया जाता है, उसके ट्रेनिंग का एवोल्यूशन किया जाता है, उसकी शैक्षणिक प्रक्रिया को और अच्छा बनाया जाता है। जैसे कि शारीरिक दक्षता या अनुकूलन। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का महत्व क्या है? शारीरिक दक्षता या अनुकूलन। खेल ट्रेनिंग द्वारा शारीरिक दक्षता के कारकों का विकास होता है और खिलाड़ी का शरीर खेल के प्रति अपना सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन बैठा लेता है। तकनीकी कौशल। खेल ट्रेनिंग द्वारा तकनीकी कौशल में सुधार लाया जाता है जिससे कि खिलाड़ी उच्च प्रदर्शन कर सके। युक्तिपूर्ण क्षमता, टेक्निकल एफिशिएंसी। खेल ट्रेनिंग द्वारा खिलाड़ी की युक्तिपूर्ण, टेक्निकल एफिशिएंसी का डेवलपमेंट होता है, विकास किया जाता है। यह क्षमता के विकास के लिए 3 तत्वों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। इस क्षमता के विकास के लिए 3 तत्वों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। ये तत्व क्रमशः प्रतियोगिता नियमों का ज्ञान, युक्तिपूर्ण कौशल तथा युक्तिपूर्ण योग्यता है। मनोवैज्ञानिक तैयारी। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के दौरान खिलाड़ी को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया जाता है। यह तैयारी प्रतियोगिता से पूर्व, दौरान, उसके बाद तीनों ही कालों में लाभकारी सिद्ध होती है। इसके अंतर्गत खिलाड़ी का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सम्मिलित है जिसमें खिलाड़ी की आदत, व्यवहार, दैनिक कार्यक्रम, नियंत्रण, नियमों का ज्ञान, विरोधी के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करते समय मनोदशा, भय, चिंता, कुंठा, रुचि, नियंत्रण आदि तथ्य निहित है।
एवोल्यूशन। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के दौरान खिलाड़ी का मूल्यांकन किया जाता है। योजनाबद्ध तथा नियमित तरीके से प्रशिक्षक, चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक तथा यांत्रिकी विशेषज्ञ की मदद से खिलाड़ी के प्रदर्शन के विकास के लिए प्रयास करता है। शैक्षणिक प्रक्रिया। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से खिलाड़ी के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। उपरोक्त के आधार पर हम कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, खेल ट्रेनिंग शारीरिक शिक्षा का ही अभिन्न अंग है। बिना इसके एक व्यक्ति का अच्छा प्रदर्शन संभव नहीं है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। खेल प्रशिक्षण के कारक, कंपोनेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। जैसे कि स्ट्रेंथ के बारे में अब पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि पहले तो आप जब एक बात समझ लीजिए, जब ये पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, तो कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे यह जान लीजिए। जैसे कि आप जितना भी फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स होता है, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, एबिलिटी, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। इन्हीं को डेवलप किस प्रकार किया जाए यही हम पढ़ते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में। अभी हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले स्ट्रेंथ के बारे में। ताकत एक अनुकूलन योग्यता है जो कि मांसपेशी में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया पर निर्भर होती है। यह एक सबसे महत्वपूर्ण गामक योग्यता भी है जो मांसपेशीय संकुचन का उत्पाद है। मतलब मांसपेशी जब सिकुड़ता है तब जाकर ताकत का एहसास होता है, उसी का यह एक प्रोडक्शन है। सिकुड़ने पर ही ताकत प्रोड्यूस होता है मसल्स के द्वारा। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ताकत मांसपेशी तथा मांसपेशियों की वह क्षमता है जो प्रतिरोध के विरुद्ध या उसके ऊपर से कार्य करने में सहायक होती है। अतः शक्ति एक महत्वपूर्ण तत्व है जिस पर खेल प्रदर्शन निर्भर रहता है। खेलों में शक्ति की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है और यह खेल की विशिष्टता पर निर्भर करती है। स्ट्रेंथ 3 प्रकार के होते हैं: मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। अब इसको अच्छे से समझिए। जब मैक्सिमम स्ट्रेंथ के बारे में आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि इसमें जो बल लगता है वो अधिकतम शक्ति प्रतिरोध के विरुद्ध लगता है। एक्सप्लोसिव, यह तो शक्ति और गति का मिश्रण हो गया, और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस शक्ति और सहनशीलता का मिश्रण है। आइए अब इनको डिटेल्स में पढ़ते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, यह मांसपेशी की वह क्षमता है जो अधिकतम प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने या अधिकतम प्रतिरोध को हटाने का कार्य करती है। अच्छे से समझिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ यह मांसपेशी की वह क्षमता है जो अधिकतम प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने या अधिकतम प्रतिरोध को हटाने का कार्य करती है। अधिकतम शक्ति, मैक्सिमम स्ट्रेंथ का ज़्यादातर खेलों में कोई महत्व नहीं है। इसका महत्व उन खेलों में है जिसमें भारी प्रतिरोध के विरुद्ध नियंत्रण या कार्य करना पड़ता है। उदाहरण के लिए भारोत्तोलन, गोला, तारगोला व तस्तरी फेंक, लंबी कूद में टेक ऑफ के दौरान, 100 मीटर की दौड़ में स्टार्ट और एक्सेलरेशन चरण के दौरान आदि। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, यह शक्ति और चाल, स्ट्रेंथ और स्पीड योग्यता का संयुक्त रूप है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, इसे मांसपेशियों की वह क्षमता मानी जाती है जो उच्च चाल के समय प्रतिरोध को हटाने या उसके विरुद्ध कार्य करती है। चाल और शक्ति के संयुग्म प्रकृति के अनुसार विस्फोटक शक्ति को 3 उपभागों में बांटा गया है। देखिए, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को उसके स्पीड और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन के नेचर की वजह से
इसको 3 भागों में बांटा गया है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को। एक स्टार्ट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ स्पीड, स्पीड स्ट्रेंथ। देखिए प्रारंभिक शक्ति स्टार्ट स्ट्रेंथ क्या है? यह मांसपेशी की वह क्षमता है जो किसी क्रिया या गति की प्रारंभिक अवस्था के दौरान अधिकतम मांसपेशीय बल का विकास करती है। उदाहरण के लिए तेज दौड़ के प्रारंभ में, भार उठाते समय। दूसरा स्ट्रेंथ स्पीड, यह मांसपेशी की वह क्षमता है जो उच्च चाल के साथ भारी प्रतिरोध को हटाने का कार्य करती है। स्ट्रेंथ स्पीड, यह मांसपेशी की वह क्षमता है जो उच्च चाल के साथ भारी प्रतिरोध को हटाने का कार्य करती है। हालांकि आप जब पढ़ ही रहे हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ खुद उच्च चाल के समय प्रतिरोध को हटाने या उसके विरुद्ध कार्य करता है। उच्च चाल के समय प्रतिरोध को हटाने का काम करता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। वही बात यहाँ पर स्ट्रेंथ स्पीड में भी कहा जा रहा है। स्ट्रेंथ स्पीड के उदाहरण के लिए जैसे कि प्रक्षेपण विधियाँ, कूद विधियाँ, इस प्रकार की उदाहरण के लिए प्रेषण, उदाहरण के लिए प्रक्षेपण विधाएँ, कूद विधाएँ जैसे खेलों में टेक्निक के समय स्ट्रेंथ स्पीड का इस्तेमाल होता है। तीसरा स्पीड स्ट्रेंथ, यह मांसपेशी की वह क्षमता है जो उच्च चाल के साथ निम्न प्रतिरोध के विरुद्ध निम्न प्रतिरोध को हटाने का कार्य करती है। उदाहरण के लिए टीम खेल, दलीय खेल, कम वजन वर्ग की खेल विधाएँ। यहाँ एक बात आप समझ लीजिए कि जब आप एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का डिफिनीशन कहता ही है उच्च चाल के समय प्रतिरोध को हटाने या उसके विरुद्ध कार्य करना एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कहलाता है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को 3 भागों में बांटा गया, स्टार्ट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ स्पीड, स्पीड स्ट्रेंथ। स्टार्ट स्ट्रेंथ वह क्षमता है जो प्रारंभिक अवस्था के दौरान अधिकतम मांसपेशीय बल का विकास करती है। स्ट्रेंथ स्पीड वह है जो उच्च चाल के समय भारी प्रतिरोध को हटाने का कार्य करती है, और स्पीड स्ट्रेंथ वह क्षमता है जो उच्च चाल के समय निम्न प्रतिरोध के विरुद्ध निम्न प्रतिरोध को हटाने का कार्य करती है। तो BC को मिलाकर पढ़िए। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? क्योंकि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ तो वह है जो उच्च चाल के समय प्रतिरोध को हटाने का कार्य करता है, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ वह क्षमता है जो अधिकतम प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने या अधिकतम प्रतिरोध को हटाने का कार्य करता है। आइए अब तीसरा पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस शक्ति सहनशीलता, यह भी विस्फोटक शक्ति की तरह 2 गामक योग्यताओं शक्ति और सहनशीलता स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस का मिश्रण है जो प्रतिरोध को हटाने तथा इसके विरुद्ध लंबे समय तक थकान की स्थिति में कार्य करता है। शक्ति और सहनशीलता के संयुग्म की प्रकृति के अनुसार इस गामक योग्यता को भी 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, दूसरा एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। पहले तो यह अच्छे से समझ लीजिए कि शक्ति सहनशीलता है क्या। यह भी विस्फोटक शक्ति की तरह 2 योग्यताओं से बना है जैसे कि स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस से। इसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में यह प्रतिरोध को हटाने तथा इसके विरुद्ध लंबे समय तक थकान की स्थिति में कार्य करता है। इसी को कहते हैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस वह क्षमता है जो प्रतिरोध को हटाने तथा इसके विरुद्ध लंबे समय तक थकान की स्थिति में कार्य करता है। इसी को कहते हैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। एक शक्ति सहनशीलता
दूसरा सहनशीलता शक्ति, दोनों को पढ़िए अच्छे से। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, यह वह क्षमता है जो थकान की स्थिति में अधिक प्रतिरोध को हटाने का कार्य करती है। दूसरा एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, यह वह क्षमता है जो थकान की स्थिति में निम्न प्रतिरोध के विरुद्ध निम्न प्रतिरोध को हटाने का कार्य करती है। दोनों में समानता है, बस अंतर इतना ही है कि थकान की स्थिति में वह स्ट्रेंथ एंड्योरेंस अधिक प्रतिरोध को हटाने का कार्य करता है और थकान की स्थिति में एंड्योरेंस स्ट्रेंथ निम्न प्रतिरोध को हटाने का कार्य करता है। अब एक और चीज़ देख लीजिए, जैसे स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का इस्तेमाल कुछ ऐसे खेलों में किया जाता है जैसे कि लंबी अवधि की विधाएं में, बांस कूद में। एंड्योरेंस स्ट्रेंथ का इस्तेमाल जो है तैराकी खेल में, साइकिलिंग, क्रॉस कंट्री, मैराथन जैसे खेलों में किया जाता है, क्योंकि स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का मतलब ही है कि थकान की स्थिति में प्रतिरोध को हटाने का कार्य करती है लंबे समय तक, जो प्रतिरोध को हटाने तथा इसके विरुद्ध लंबे समय तक थकान की स्थिति में कार्य करती है प्रतिरोध को हटाने का। उपरोक्त शक्ति के 3 प्रकार के अलावा शक्ति से जुड़े हुए कुछ और तत्व हैं जो कि खेल में प्रयोग होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि शक्ति 3 प्रकार से डिवाइड किया गया: मैक्सिमम शक्ति, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। इसके अलावा भी खेल से जुड़े हुए, शक्ति से जुड़े हुए कुछ और तत्व हैं जो कि खेल में प्रयोग किए जाते हैं। एक हो गया स्टैटिक स्ट्रेंथ, स्थिर शक्ति, और दूसरा हो गया डायनेमिक स्ट्रेंथ, गतिशील शक्ति। स्टैटिक स्ट्रेंथ यह वह क्षमता है जो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध स्थिर अवस्था में कार्य करता है। देखिए, स्टैटिक स्ट्रेंथ वह क्षमता है जो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध स्थिर अवस्था में कार्य करता है। इसे गतिहीन शक्ति भी कहते हैं, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। दूसरा डायनेमिक स्ट्रेंथ, यह वह क्षमता है जो प्रतिरोध को हटाने का कार्य करता है। कब? गति के दौरान। जब कार्य गति में करती है उस दौरान प्रतिरोध को हटाने का कार्य करता है। इसे आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। कुल मिला के स्टैटिक स्ट्रेंथ को आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं और डायनेमिक स्ट्रेंथ को आइसोटोनिक स्ट्रेंथ कहते हैं। शक्ति में अधिकतम शक्ति का विकास करने की विधियां। मैक्सिमम स्ट्रेंथ को डेवलप करने का क्या क्या टेक्निक्स है, इसको समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अधिकतम शक्ति वह क्षमता है जो अधिकतम प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करता है, मतलब अधिकतम प्रतिरोध को हटाने का कार्य करता है, उसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहते हैं। अब देखिए किस प्रकार से मैक्सिमम स्ट्रेंथ को डेवलप किया जा सके, यहाँ बता रहा है। अधिकतम शक्ति का विकास। अधिकतम शक्ति के विकास के लिए निम्नलिखित विधियों को मांसपेशियों के संकुचन के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं पावर स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट, शक्ति का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन उसके शरीर में होता हो। इसीलिए शक्तियों मैक्सिमम स्ट्रेंथ को डेवलप करने वाली विधियों को मांसपेशियों के संकुचन के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सिकुड़ना 2 प्रकार का होता है और सिकुड़ने की क्रिया हमेशा याद रखिए कि मांसपेशी में ही होता है। 2 शब्द आपको सुनने को मिलेगा, कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक। सिकुड़ने की क्रिया को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब समझिए कंसेंट्रिक क्या है, इसेंट्रिक क्या है। कंसेंट्रिक टाइप का जो भी संकुचन होगा, सिकुड़न होगा, उसमें मांसपेशियों की लंबाई घटेगी और
इसेंट्रिक टाइप का जो भी मेथड होगा उसमें मांसपेशी की लंबाई बढ़ेगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। आइए अब उनको पढ़ते हैं। मांसपेशियों के संकुचन के आधार पर देखिए कौन कौन से मेथड डेवलप किए गए हैं। दो मेथड के बारे में आप समझ लीजिए। एक तो हो गया डायनेमिक कंसेंट्रिक मेथड, दूसरा डायनेमिक इंसेंट्रिक मेथड। पहले इन दोनों को समझिए। डायनेमिक कंसेंट्रिक मेथड, इस विधि में भारी प्रतिरोध के विरुद्ध बार बार कार्य करना पड़ता है और प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करते समय मांसपेशियों में संकुचन केंद्रीय प्रकार का होता है। इस विधि के द्वारा दो प्रकार से इस शक्ति का विकास किया जा सकता है। कंसेंट्रिक मतलब सिकुड़ना। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि मांसपेशियों में संकुचन केंद्रीय प्रकार का होता है। यह दो प्रकार से डेवलप किया जा सकता है। एक मैक्सिमम रेसिस्टेंस मेथड, दूसरा सब मैक्सिमम रेसिस्टेंस मेथड, अधिकतम प्रतिरोध विधि। इस विधि में अधिकतम शक्ति और विस्फोटक शक्ति दोनों को ही विकसित किया जा सकता है। मैक्सिमम रेसिस्टेंस मेथड के तहत अधिकतम शक्ति और विस्फोटक शक्ति दोनों को ही डेवलप किया जा सकता है। इसमें भार कारकों को निम्नलिखित प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। तीव्रता 80% से 100% होना चाहिए। आवृत्ति 1 से 10 बार होना चाहिए। सेट 3 से 10 बार होना चाहिए। मध्यम प्रतिरोध विधि, इस विधि में भी अधिकतम और विस्फोटक शक्ति को एक ही समय में विकसित किया जा सकता है। भार कारकों को इस विधि में निम्नलिखित रूप से व्यवस्थित किया जाता है। तीव्रता 50 से 80% होना चाहिए। आवृत्ति 6 से 12 होना चाहिए। सेट 3 से 5 मिनट होना चाहिए और क्षतिपूर्ति पूर्ण 3 से 5 मिनट का होना चाहिए। विस्फोटक प्रकार की क्रियाएं, यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ को डेवलप करने के तरीकों के बारे में, जो कि मांसपेशियों के संकुचन के आधार पर वर्गीकृत की गई हैं। अब मांसपेशियों के संकुचन के आधार पर जो टेक्निक बनाया गया उसमें दो टेक्निक। सबसे पहले आप समझिए एक डायनेमिक कंसेंट्रिक मेथड और डायनेमिक इसेंट्रिक मेथड। उसके बाद आप पढ़िएगा दो और टेक्निक। और जब हम पढ़ रहे हैं डायनेमिक कंसेंट्रिक मेथड तो याद रखिए कि डायनेमिक कंसेंट्रिक मेथड, इस विधि में भारी प्रतिरोध के विरुद्ध बार बार कार्य करना पड़ता है और प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करते समय मांसपेशियों में संकुचन केंद्रीय प्रकार का होता है। और इस विधि के द्वारा दो प्रकार से इस शक्ति का विकास किया जा सकता है। एक तो अधिकतम प्रतिरोध विधि से, दूसरा मध्यम प्रतिरोध विधि से। एक और खास बात कि इन दोनों विधियों से आप सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम स्ट्रेंथ को ही डेवलप नहीं करते हैं, बल्कि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, विस्फोटक शक्ति को भी डेवलप करते हैं। एक आपने पढ़ा डायनेमिक कंसेंट्रिक मेथड। आइए अब पढ़ते हैं डायनेमिक इंसेंट्रिक मेथड। इस विधि में गति संबंधित व्यायामों द्वारा शक्तियों को बढ़ाया जाता है। इसमें मांसपेशीय प्रतिरोध के विरुद्ध इसेंट्रिक रूप से संकुचित होती है। इसको भी दो उपविधियां बताई गई हैं। एक तो हो गया स्लो इसेंट्रिक मेथड, दूसरा हो गया रिएक्टिव मेथड। देखिए जब आप पढ़ रहे हैं डायनेमिक इसेंट्रिक मेथड तो स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि इस विधि में गति संबंधित व्यायामों द्वारा शक्ति को बढ़ाया जाता है। इसमें मांसपेशियां प्रतिरोध के विरुद्ध इसेंट्रिक रूप से संकुचित होती हैं। इसकी दो उपविधियां हैं, एक स्लो इसेंट्रिक मेथड, दूसरा रिएक्टिव मेथड। मंद एवं
केंद्रित विधियां, स्लो इसेंट्रिक मेथड। इस विधि में मांसपेशियां इसेंट्रिक रूप से संकुचित होती हैं और बल 100% बल 100% से अधिक होता है। इसमें खिलाड़ी अपनी अधिकतम शक्ति योग्यता से अधिक प्रतिरोध को धीरे धीरे कम करता है। इस विधि में भार कारकों को निम्नवत व्यवस्थित किया गया है। तीव्रता होना चाहिए लगभग 120%, 10 से 35% अधिकतम शक्ति से अधिक होना चाहिए। पुनरावृत्ति 1 या 1 से अधिक सेट होना चाहिए। सेट 6 से 8 होना चाहिए। क्षतिपूर्ति काल पूर्ण रूप से 3 से 5 मिनट सेटों के मध्य में होना चाहिए। संकुचन का काल बहुत से बहुत 4 से 6 सेकंड का होना चाहिए। डायनेमिक इसेंट्रिक मेथड का दूसरा उपविधि है रिएक्टिव मेथड, प्रतिक्रियात्मक विधि। इसको प्लायोमेट्रिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में मांसपेशियां प्रतिरोध के विरुद्ध संकुचित होने से पहले अधिक फैलती हैं, प्रकुंचित होती हैं। यह विधि अधिकतम शक्ति और विस्फोटक शक्ति के विकास में अधिक प्रभावी होती है। ऊपर भी तो यही हो रहा था, ऊपर भी जो ट्रेनिंग कर रहे थे डायनेमिक कंसेंट्रिक मेथड के द्वारा, उसमें भी अधिकतम शक्ति और विस्फोटक शक्ति डेवलप हो रहा था। यहाँ भी रिएक्टिव मेथड का अगर ट्रेनिंग करेंगे तो अधिकतम शक्ति और विस्फोटक शक्ति का विकास हो सकता है। इस विधि द्वारा शक्ति के विकास के लिए विभिन्न ऊंचाइयों के बॉक्स या बेंचों का उपयोग में लाया जाता है, जिसको एक सीधी रेखा में रखकर खिलाड़ी बॉक्स के ऊपर से जमीन पर जंप करता है, जिसमें मांसपेशियां संकुचित होने से पहले प्रकुंचित होती हैं। इसमें बॉक्स की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक रखते हैं। इसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है, जैसे जंप पंजों पर किया जाना चाहिए, न कि एरी पर। जंप की संख्या प्रशिक्षण के दौरान 50 होनी चाहिए। पुनरावृत्ति 6 से 10 बार होना चाहिए। क्षतिपूर्ति 5 से 8 मिनट होना चाहिए। अधिकतम शक्ति मैक्सिमम स्ट्रेंथ के विकास करने वाली विधियों में से दो विधि को आपने पढ़ा, एक डायनेमिक कंसेंट्रिक मेथड, दूसरा डायनेमिक इसेंट्रिक मेथड। आइए अब पढ़ते हैं आइसोकाइनेटिक मेथड। देखिए, आइसोकाइनेटिक मेथड इस विधि द्वारा शक्ति का विकास विशेषज्ञ की उपस्थिति में आइसोकाइनेटिक मशीन या उपकरण पर भी विभिन्न विस्फोटक प्रकार की शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से किया जाता है। इसमें मांसपेशीय संकुचन विशेष प्रकार का होता है, जो कि गतिहीन और गतिशील संकुचन का मिश्रण है। गतिहीन और गतिशील संकुचन का मिश्रण है, इसे आइसोकाइनेटिक संकुचन कहते हैं। स्टैटिक मेथड, इस विधि में शक्ति को विकसित करने के लिए आइसोमेट्रिक अभ्यासों का प्रयोग किया जाता है। भार कारकों का इस विधि में निम्नवत व्यवस्थित किया गया है, जैसे अप्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए और प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए क्या होना चाहिए। अप्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए तीव्रता 40 से 50, एक संकुचन का समय 30 सेकंड, पुनरावृत्ति 5 से 8, क्षतिपूर्ति काल पूर्ण होना चाहिए। और प्रशिक्षित व्यक्ति के लिए तीव्रता 90 से 100 होना चाहिए, एक संकुचन का समय 6 से 8 सेकंड, पुनरावृत्ति 6 से 9 होना चाहिए, क्षतिपूर्ति काल 30 से 90 सेकंड होना चाहिए। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ को डेवलप करने वाले 4 विधियों को आपने पढ़ा, एक डायनेमिक कंसेंट्रिक मेथड, दूसरा डायनेमिक इसेंट्रिक मेथड, तीसरा आइसोकाइनेटिक मेथड, चौथा स्टैटिक मेथड। आइए अब पढ़ते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, विस्फोटक शक्ति तथा स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, शक्ति सहनशीलता को किस प्रकार से डेवलप किया जाता है। शक्ति को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। जिसमें से मैक्सिमम स्ट्रेंथ को किस प्रकार से डेवलप किया जाए यह आपने पहले ही पढ़ चुका है। अब दोनों को देखते हैं किस प्रकार से डेवलप किया जाता है।
एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ तथा स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को विकसित करने वाली विधियाँ। विस्फोटक शक्ति विशिष्ट गामक योग्यता है जिसका विकास विशिष्ट एवं प्रतियोगिता व्यायामों के माध्यम से किया जाता है। जिसका विकास विशिष्ट एवं प्रतियोगिता व्यायामों के माध्यम से किया जाता है। विस्फोटक शक्ति प्रकार की क्रियाओं का प्रदर्शन संकुचन की गति, चाल, आंतरिक और बाह्य मांसपेशीय समन्वय और मांसपेशीय की रचना पर निर्भर करता है। विस्फोटक शक्ति विशिष्ट खेल क्रिया से ही संबंधित होती है। इसकी प्रकृति विभिन्न खेलों में अलग अलग होती है, अलग अलग पाई जाती है, जहां पर उच्च प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। मैं फिर से एक बार बता दूं कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ वह मांसपेशीय क्षमता है जिसमें किसी अधिकतम प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। अधिकतम प्रतिरोध को हटाने वाली क्षमता को मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोलते हैं। और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ मांसपेशी की वह क्षमता है जिसमें उच्च चाल के समय प्रतिरोध को हटाने या उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है मांसपेशी को। और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस मांसपेशी की वह क्षमता है जो प्रतिरोध को हटाने तथा इसके विरुद्ध लंबे समय तक थकान की स्थिति में कार्य करता है, उसको स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कहते हैं। विस्फोटक शक्ति को विकसित करने वाली विधियां निम्न दो प्रकार की हैं। विस्फोटक शक्ति एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को डेवलप करने वाली दो विधियां हैं। एक, विशिष्ट एवं प्रतियोगिता व्यायामों को बदलते हुए प्रतिरोध के साथ प्रयोग। विशिष्ट एवं प्रतियोगिता व्यायामों को बदलते हुए प्रतिरोध के साथ प्रयोग करना। इस विधि में प्रतिरोध को प्रतियोगिता के प्रतिरोध से अधिक रखकर इस विधि में प्रतिरोध को प्रतियोगिता के प्रतिरोध से अधिक रखकर या कम रखकर विशिष्ट क्रियाओं द्वारा विस्फोटक शक्ति का विकास किया जाता है। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार की जंप को अतिरिक्त भार के साथ करना, जैसे जंप के दौरान शरीर के भार का 3 से 5% भार का जैकेट पहनना, भारी और हल्के शॉट पुट का प्रक्षेपण करना, कुश्ती और जूडो में अपने साथी से अधिक और कम भार वाले साथी के साथ अभ्यास करना। कहने का मतलब विस्फोटक शक्ति को डेवलप करने का एक जो विधि बताया जा रहा है वह यह बताया जा रहा है कि विशिष्ट एवं प्रतियोगिता व्यायामों को बदलते हुए प्रतिरोध के साथ प्रयोग करना। प्रतियोगिता व्यायामों को बदलते हुए प्रतिरोध के साथ प्रयोग करना। दूसरा टेक्निक है गहन अंतराल विधि। इस विधि में प्रतियोगिता से मिलते जुलते व्यायामों को उपयोग में लाया जाता है। यह विधि दलीय और प्रतिद्वंद्वात्मक खेलों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होती है। भार ट्रेनिंग व्यायामों के लिए स्कॉलिस द्वारा 1988 में प्रस्तावित भार कारकों में तीव्रता लगभग 70 से 80%, आवृत्ति 8 से 12 बार, क्षतिपूर्ति काल 90 सेकंड से 3 मिनट तक 2 सेटों के मध्य और गति की चाल विस्फोटक प्रकार की बतलाई है। कुल मिलाकर यह समझिए कि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ विस्फोटक शक्ति को डेवलप करने का दो तरीका बताया गया। एक तो विशिष्ट एवं प्रतियोगिता व्यायामों को बदलते हुए प्रतिरोध के साथ प्रयोग करना, ट्रेनिंग करना। दूसरा गहन अंतराल विधि के तहत ही आप एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं। आइए तीसरा पढ़ते हैं स्ट्रेंथ का टाइप। शक्ति सहनशीलता को किस प्रकार से डेवलप किया जाए। शक्ति सहनशीलता को सहनशीलता योग्यता में भी वर्गीकृत किया जाता है। शक्ति सहनशीलता को सहनशीलता योग्यता में भी वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि उदाहरण स्वरूप यह स्पष्ट है कि
एक खिलाड़ी जो व्यायाम के लिए 200 किलोग्राम वजन के बराबर अधिकतम शक्ति रखता है वह 50 किलोग्राम वजन को 100 किलोग्राम वजन की अधिकतम शक्ति रखने वाले खिलाड़ी की अपेक्षा व्यायाम को अधिक पुनरावृत्ति से कर सकता है। अतः शक्ति सहनशीलता एक सहनशीलता गामक क्षमता है जो कि शक्ति और सहनशीलता से मिलकर बनी है। यह योग्यता अधिकतम शक्ति पर निर्भर करती है। फिर से समझिए, शक्ति सहनशीलता को सहनशीलता योग्यता में भी वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि उदाहरण स्वरूप यह स्पष्ट है कि एक खिलाड़ी जो व्यायाम के लिए 200 किलोग्राम वजन के बराबर अधिकतम शक्ति रखता है, जो खिलाड़ी 200 किलोग्राम के वजन का बराबर अधिकतम शक्ति रखता है वह 50 किलोग्राम वजन को 100 किलोग्राम वजन की अधिकतम शक्ति रखने वाले खिलाड़ी की अपेक्षा व्यायाम को अधिक पुनरावृत्ति से कर सकता है। अतः शक्ति सहनशीलता एक सहनशीलता गामक क्षमता है जो शक्ति और सहनशीलता से मिलकर बनी है। यह योग्यता अधिकतम शक्ति पर निर्भर करती है। सहनशीलता के विकास की काफ़ी विधियां हैं, लेकिन विशिष्ट या प्रतियोगिता व्यायामों के प्रतिरोध या आयतन में थोड़ा सा परिवर्तन करके शक्ति सहनशीलता का विकास किया जा सकता है। शक्ति सहनशीलता को विकसित करने वाले विधियों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। देखिए कह क्या रहा है, सहनशीलता के विकास की काफ़ी विधियां हैं, लेकिन विशिष्ट या प्रतियोगिता व्यायामों के प्रतिरोध या आयतन में थोड़ा सा परिवर्तन करके शक्ति सहनशीलता का विकास किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को भी डेवलप करने के लिए थोड़ा सा विशिष्ट एवं प्रतियोगिता व्यायामों को बदलते हुए प्रतिरोध के साथ एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को भी डेवलप किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से सहनशीलता को भी विशिष्ट या प्रतियोगिता व्यायामों को प्रतिरोध या आयतन में थोड़ा सा परिवर्तन करके सहनशीलता की क्षमता को विकास किया जा सकता है। अब देखिए, शक्ति सहनशीलता को विकसित करने वाली विधियों का कुछ संक्षिप्त विवरण दिया गया है, वर्णन किया गया है, जो निम्नलिखित है। एक अंतराल विधि। इस विधि में व्यायामों की तीव्रता 30 से 40%, पुनरावृत्ति 20 से 30 बार, समय अवधि 60 सेकंड, सेट 3 से 6 रखे जाते हैं। यदि सर्किट ट्रेनिंग का उपयोग किया गया है तो क्षतिपूर्ति 1 से 2 मिनट और स्टेशन ट्रेनिंग का उपयोग किया गया है तो क्षतिपूर्ति 2 से 3 मिनट तक रखी जाती है। गति की चाल लगातार और सहज होती है। एक अंतराल विधि, दूसरा गहन अंतराल विधि। इस विधि में ट्रेनिंग की तीव्रता 50 से 65%, सेट 3 से 6, एक सेट को समय अवधि 20 से 45 सेकंड और क्षतिपूर्ति 90 सेकंड स्टेशन ट्रेनिंग में, 10 से 30 सेकंड सर्किट ट्रेनिंग में खिलाड़ियों को दी जाती है। तो सामान्य सी बात है कि अगर आप शक्ति सहनशीलता को डेवलप करना चाहते हैं तो अंतराल विधि और गहन अंतराल विधि, इन दोनों का ट्रेनिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप उच्च प्रतिरोध पर विशिष्ट प्रतियोगिता के व्यायाम के प्रयोग से भी शक्ति सहनशीलता को डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि वर्तमान में शक्ति सहनशीलता को विशिष्ट या प्रतियोगिता व्यायामों के माध्यम से उच्च प्रतिरोध के साथ विकसित करते हैं। इसमें व्यायामों को अंतराल या निरंतर विधि से किया जाता है। उदाहरण के लिए भारी वजन की हॉकी से खेलना, कुश्ती और बॉक्सिंग में अपने अधिक वजन वर्ग के प्रतिद्वंदी के साथ लंबी अवधि तक लड़ना, पानी के बहाव के विरुद्ध तैरना, हवा के विपरीत दिशा में साइकिल चलाना। अगर आप इस तरह का प्रशिक्षण करते हैं तो आप शक्ति सहनशीलता को डेवलप कर सकते हैं।
सर्किट ट्रेनिंग मेथड। देखिए, सर्किट ट्रेनिंग मेथड शक्ति सहनशीलता, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, शक्ति सहनशीलता, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस जो तीसरा प्रकार है स्ट्रेंथ का, के विकास के सबसे प्रभावी विधि है। मतलब सर्किट ट्रेनिंग मेथड के मदद से शक्ति सहनशीलता, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को डेवलप किया जा सकता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यायामों को एक परिपथ में तैयार कर अभ्यास किया जाता है। चक्रीय ट्रेनिंग मुख्य रूप से लगातार विधि, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, पुनरावृत्ति विधि, रिपीटेशन मेथड, अंतराल विधि के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। यह बहुत प्रचलित ट्रेनिंग है जिसमें विभिन्न व्यायामों को एक लगातार विभिन्न स्थानों पर परिपथ में किया गया है, जिसमें विशिष्ट एवं सामान्य दोनों ही प्रकार के व्यायाम सम्मिलित होते हैं। चक्रीय ट्रेनिंग सर्किट ट्रेनिंग को अभ्यास की प्रकृति के आधार पर सर्किट ट्रेनिंग को सामान्य सर्किट ट्रेनिंग और विशिष्ट सर्किट ट्रेनिंग में बांटा गया है। अभ्यास की प्रकृति के आधार पर देखिए, सामान्य सर्किट ट्रेनिंग क्या है। इसमें शरीर के विभिन्न भागों की मांसपेशियां सम्मिलित होती हैं, जिनका व्यायामों द्वारा विकास होता है। विशिष्ट सर्किट ट्रेनिंग, इसका उपयोग खिलाड़ी की खेल कौशल और तकनीक को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, जिसमें खेल तकनीक से संबंधित मांसपेशी समूह के लिए विशिष्ट व्यायामों को सर्किट ट्रेनिंग में व्यवस्थित किया जाता है। लियोपार्ड 1986 ने सर्किट ट्रेनिंग के लिए भार कारकों को निम्नवत व्यवस्थित किया। व्यायामों की संख्या 8 से 12 होना चाहिए, तीव्रता 30 से 50%, आवृत्ति 40 से 70%, अधिकतम जब समय 45 सेकंड है, पुनरावृत्ति 20 से 40 या समय 30 से 90 सेकंड है। क्षतिपूर्ति सेटों के मध्य 120 से 140 धड़कन प्रति मिनट पहुंचने तक। चक्र के मध्य क्षतिपूर्ति 12 मिनट तक। कुल आयतन 600 से 800 पुनरावृत्ति क्रिया की चाल प्रतियोगिता से कम नहीं होनी चाहिए। आइए अब स्पीड के विषय में पढ़ते हैं। स्पीड, चाल। स्पीड को हिंदी में चाल अथवा गति कहते हैं। यांत्रिकीय व भौतिक विज्ञान की दृष्टि से कम समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यह भी गामक योग्यता है, जो कि जटिल प्रकृति की होती है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर निर्भर करती है। चाल को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है। इकाई समय में तय की गई दूरी की मात्रा को चाल योग्यता कहते हैं। कई खेलों में दूरी तय करने वाली खेल क्रियाएं नहीं होती। इनके आधार पर चाल वह योग्यता होती है जो किसी गामक गतियों या क्रियाओं को किस चाल के साथ संपादित करती हैं। कहने का तात्पर्य कम से कम समय में की गई गामक क्रिया। इस प्रकार गामक क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है: चक्रीय क्रिया, अचक्रीय क्रिया। साइक्लिक मूवमेंट, ये वे गामक क्रियाएं हैं जिसमें इकाई समय में दूरी तय की जाती है, उदाहरण के लिए दौड़। अचक्रीय क्रियाएं, ये गामक क्रियाएं हैं जिसमें दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं होती है, उदाहरण के लिए बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक आदि। चाल योग्यताओं को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया है: रिएक्शन एबिलिटी, स्पीड ऑफ मूवमेंट, एक्सेलरेशन एबिलिटी, लोकोमोटर एबिलिटी, स्पीड इंड्योरेंस। रिएक्शन एबिलिटी प्रतिक्रिया योग्यता, स्पीड ऑफ मूवमेंट गति की चाल, एक्सेलरेशन एबिलिटी त्वरण योग्यता, लोकोमोटर एबिलिटी प्रचलन योग्यता, स्पीड इंड्योरेंस चाल सहनशीलता। इनको इसी क्रम में याद कीजिए। देखिए, शॉर्ट तरीके से अगर डिस्क्राइब करना हो रिएक्शन एबिलिटी क्या है, तो संकेतों पर प्रतिक्रिया देना ही रिएक्शन एबिलिटी है। स्पीड ऑफ मूवमेंट क्या है? कम समय में गति में आना, कम समय में गति में आ जाना स्पीड ऑफ मूवमेंट है। एक्सेलरेशन एबिलिटी क्या है? मंद गति से उच्च गति में आना
एक्सेलरेशन एबिलिटी है। लोकोमोटर एबिलिटी क्या है? उच्च चाल को अधिकतम दूरी या अधिकतम समय तक बरकरार रखना। फिर से समझिए, उच्च चाल को अधिकतम दूरी या अधिकतम समय तक बरकरार रखना, हाई स्पीड को अधिकतम दूरी तक अधिकतम समय तक मेंटेन करना, बरकरार रखना, इसी को लोकोमोटर एबिलिटी कहते हैं। और स्पीड एंड्योरेंस किसे कहते हैं? खेल गति को उच्च चाल पर थकान की स्थिति में बरकरार करना। खेल गति को उच्च चाल पर थकान की स्थिति में बरकरार रखना, उस क्षमता को स्पीड एंड्योरेंस कहते हैं। आइए अब एक एक करके पढ़ते हैं कि रिएक्शन एबिलिटी क्या है। रिएक्शन एबिलिटी प्रतिक्रिया योग्यता, यह वह योग्यता है जो एक संकेत पर जल्दी व सही रूप से प्रतिक्रिया करती हो। खेलों में संकेत अलग अलग प्रकार से प्राप्त होते हैं, जैसे आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, खेलों के दौरान स्थिति के अनुसार आदि। जैसे 100 मीटर फर्राटा दौड़ में बंदूक की आवाज़ द्वारा संकेत मिलता है। प्रतिक्रिया की जटिलता के आधार पर इस क्षमता को दो भागों में बांटा गया है। रिएक्शन एबिलिटी को दो भागों में बांटा गया है, सिंपल रिएक्शन एबिलिटी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। स्पीड ऑफ मूवमेंट, यह वह क्षमता है जो कम से कम समय में गति प्रारंभ करे। स्पीड ऑफ मूवमेंट कम से कम समय में गति में आ जाए, कम से कम समय में गति प्रारंभ करे, इसी को स्पीड ऑफ मूवमेंट कहते हैं। इस क्षमता का महत्व अचक्रीय खेलों में अधिक होता है, जबकि चक्रीय खेलों में इसका महत्व गामक क्रिया के प्रथम चरण में होता है और कई खेलों में स्थिति के आधार पर होता है, जैसे स्विमिंग में मुड़ते वक्त, बाधा दौड़ में बाधा पार करते वक्त। एक्सेलरेशन एबिलिटी, त्वरण योग्यता, यह मंद गति या फिर स्थिर स्थिति से प्रचालन, लोकोमोशन की उच्च चाल प्राप्त करने की योग्यता है। क्या है एक्सेलरेशन एबिलिटी? मंद गति या फिर स्थिर गति से अचानक उच्च चाल प्राप्त करने की क्षमता को ही एक्सेलरेशन एबिलिटी कहते हैं, जिसमें खिलाड़ी अपने को तीव्रता से किसी गति के लिए त्वरित करता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि यह वह क्षमता है जो चाल की उच्च गति को प्राप्त करने में सहायक होती है। प्रचलन योग्यता, लोकोमोटर एबिलिटी, यह वह क्षमता है जिसमें उच्च चाल को अधिकतम समय अथवा अधिकतम दूरी तक बरकरार रखा जाए। इस योग्यता का महत्व कुछ ही खेलों व स्पर्धाओं में है, जैसे ट्रैक एंड फील्ड में 100 मीटर से 200 मीटर की दौड़, साइकिलिंग की छोटी दौड़े में। लोकोमोटर एबिलिटी क्या है? लोकोमोटर एबिलिटी जिसमें उच्च चाल को अधिकतम समय अथवा अधिकतम दूरी तक बरकरार रखा जाए, इसी योग्यता को लोकोमोटर एबिलिटी कहते हैं। स्पीड एंड्योरेंस, चाल सहनशीलता। चाल सहनशीलता यह वह क्षमता है जो किसी खेल गति को उच्च चाल पर थकान की स्थिति में भी करते रहे, इसी को स्पीड एंड्योरेंस कहते हैं। ये दो गामक क्रियाओं का योग है। चक्रीय खेलों में इसका प्रयोग उच्च चाल पर लगातार गति करने के लिए थकान की स्थिति में किया जाता है, जबकि अचक्रीय खेलों में इसका आवश्यकता बार बार गति के अनुसार थकान की स्थिति में उच्च चाल पर आधारित रहती है, जैसे फुटबॉल में बार बार स्प्रिंट मारना, फुटबॉल में बार बार स्प्रिंट मारना। अच्छा देखिए, एक बात यहाँ समझिए कि लोकोमोटर एबिलिटी और स्पीड एंड्योरेंस में एक बेसिक डिफरेंस है। लोकोमोटर एबिलिटी में अपने उच्च चाल को अधिकतम समय तक मेंटेन करना, इसको लोकोमोटर एबिलिटी बोलते हैं, और स्पीड एंड्योरेंस कहते हैं उच्च चाल को थकान की स्थिति में मेंटेन करना, स्पीड एंड्योरेंस कहते हैं। इतना ही अंतर है इसमें।
अब यह समझिए कि चाल योग्यता को विकसित करने वाली कौन कौन सी विधियां हैं। स्पीड एबिलिटी को किस प्रकार से डेवलप किया जा सकता है, किन टेक्निक्स के माध्यम से। चाल योग्यता के प्रकारों को विकसित करने की विधियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि प्रतिक्रिया योग्यता रिएक्शन एबिलिटी को किस प्रकार से, किस टेक्निक से डेवलप किया जा सकता है। खेलों में गति की चाल का एक मुख्य भाग है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया समय जितना कम होगा उतना ही प्रतिक्रिया योग्यता अच्छी होगी। इसको समझने के लिए प्रतिक्रिया समय को 6 भागों में बांटा गया है। 1. संवेदी अंगों तक मैसेज का पहुंचना, संकेत का पहुंचना। संवेदी अंगों से तंत्रिका आवेग का उत्पन्न होना, तंत्रिका आवेग का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से गतिविधि तंत्रिका आवेग का उत्पन्न होना, गतिवाही तंत्रिका आवेग का मांसपेशियों में पहुंचना, मांसपेशियों द्वारा संकुचन की प्रक्रिया होना। तो यह 6 प्रक्रियाओं के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने प्रतिक्रिया योग्यता को प्रदर्शित कर पाता है, रिएक्शन एबिलिटी को दिखा पाता है, रिएक्ट कर पाता है। प्रतिक्रिया योग्यता को संकेतों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। प्रतिक्रिया योग्यता को संकेतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक, विजुअल रिएक्शन, देखकर प्रतिक्रिया। ऑकैस्टिक रिएक्शन, सुनकर प्रतिक्रिया। तीसरा, टैक्टिकल रिएक्शन, खेल के दौरान स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया। साधारण व जटिल प्रतिक्रिया योग्यताओं का विकास निम्नलिखित विधियों से किया जाता है। साधारण व जटिल प्रतिक्रिया योग्यताओं का विकास निम्नलिखित विधियों से किया जाता है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को डेवलप करने के लिए कुछ इस प्रकार के निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं किस प्रकार से सिंपल रिएक्शंस एबिलिटी को डेवलप किया जाता है। रिपीटेशन मेथड। इस विधि में सिंपल रिएक्शंस एबिलिटी को प्रतिक्रिया समय व्यायामों के साथ विकसित किया जाता है। संकेत के साथ शीघ्रता और तेजी से क्रिया करके बार बार व्यायाम को दोहराया जाता है जितने तेजी और शीघ्रता से संभव हो सके। रिपीटेशन मेथड का अर्थ ही हो जाता है किसी भी अभ्यास को बार बार करना, और बार बार करने से सिंपल रिएक्शंस एबिलिटी डेवलप होता है। दूसरा मेथड पार्ट मेथड, अंश विधि। इस गति की चाल को विकसित करने के साथ साथ गति समय, प्रतिक्रिया समय को अलग अलग विकसित किया जाता है। पार्ट मेथड से भी सिंपल रिएक्शन एबिलिटी को डेवलप किया जा सकता है। सेंसरी मेथड। इस विधि में संवेदना के समय को विकसित किया जाता है। सेंसरी मेथड में संवेदना के समय को विकसित किया जाता है। इस विधि में संवेदना के समय को विकसित किया जाता है, जैसे प्रथम पुनरावृत्ति के बाद खिलाड़ी प्रशिक्षक को अपने व्यायाम के पूर्ण होने की सूचना देता है। चौथा, जनरल मेथड। इस विधि में नौसिखियों और बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं जिसमें प्रतिक्रिया शीघ्रता से की जाती है। उदाहरण के लिए 100 मीटर दौड़ के प्रथम बार में प्रतिक्रिया समय 1.2 सेकेंड, इसके बाद 1.1 सेकेंड और तीसरी बार में प्रतिक्रिया समय 1 सेकेंड होना चाहिए। आइए अब पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एबिलिटी को कैसे डेवलप करें। यह साधारण प्रतिक्रिया योग्यता सिंपल रिएक्शंस एबिलिटी से लंबी अवधि की होती है। यह साधारण प्रतिक्रिया योग्यता से लंबी अवधि की होती है। इसे विकसित करना बहुत कठिन होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एबिलिटी को डेवलप करना बहुत कठिन होता है क्योंकि यह प्रतिक्रिया समय और गति समय पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सोच, विचार और गहनता पर निर्भर करती है। इसलिए
पहले खिलाड़ी के पूर्वानुमान को विकसित करना पड़ता है और इस पूर्वानुमान को 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है: प्रारंभिक अवस्था, द्वितीय अवस्था और अंतिम अवस्था। यदि पूर्वानुमान गलत है तो परिणाम भी गलत होगा। इसी प्रकार अनुक्रिया स्वतः ही विकसित होती है। इसी प्रकार अनुक्रिया स्वतः ही विकसित होती है। जैसे उदाहरण के लिए बास्केटबॉल को बास्केट में डालने के लिए पूर्वानुमान को विकसित करना पड़ता है। आइए अब पढ़ते हैं एक्सेलरेशन एबिलिटी को किस प्रकार से डेवलप करें। एक्सेलरेशन एबिलिटी, इस चाल योग्यता का विकास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से इसको विकसित करने के लिए विस्फोटक शक्ति, तकनीक, लचीलापन आदि का सुधार किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रत्यक्ष रूप से इसका विकास थोड़ी दूरी की दौड़ों व तेज दौड़ों के आधार पर किया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक फर्राटा धावक लगभग 6 सेकंड में अधिकतम चाल प्राप्त कर लेता है। विशेषज्ञों के अनुसार 80 मीटर की दौड़ में पुरुष 45 मीटर में तथा महिला 25 मीटर में अधिकतम चाल प्राप्त कर लेता है। इसको विकसित करने के लिए भार कारक निम्नलिखित हैं: तीव्रता 100%, दूरी 20 से 60 मीटर, अवधि 4 से 6 सेकंड, पुनरावृत्ति 3 से 4, क्षतिपूर्ति काल प्रत्येक सीरीज में पूर्ण होना चाहिए। अब लोकोमोटर को कैसे डेवलप करें? इस योग्यता को प्राप्त करने के लिए एक खिलाड़ी लंबे समय तक अधिकतम चाल को बरकरार रखता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये अवस्था फर्राटा दौड़ों में 20 से 45 मीटर की दूरी में आ जाती है। इसको विकसित करने के लिए फर्राटा दौड़ों का सहारा लेना पड़ता है और इसके भार कारक निम्नवत है: तीव्रता 100% या अधिकतम, अवधि 6 सेकंड से 9 सेकंड, दूरी के खेल के अनुसार, पुनरावृत्ति 5 से 10 बार, क्षतिपूर्ति काल पूर्ण तथा लंबी दूरी धावक के लिए 5 मिनट का विश्राम। मूवमेंट स्पीड या स्पीड ऑफ मूवमेंट को कैसे डेवलप करें? आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ मूवमेंट, ये जो मूवमेंट स्पीड है, इसका अर्थ होता है कि कम समय में गति में आ जाना, उसी को मूवमेंट स्पीड या स्पीड ऑफ मूवमेंट कहते हैं। अब इसको कैसे डेवलप करें? इसका अचक्रीय विधाओं और खेलों में महत्व होता है। उदाहरण के लिए प्रेक्षण, जिम्नास्टिक, कुश्ती, मुक्केबाजी आदि इन खेलों में योग्यता उनकी तकनीक और युक्ति के साथ जुड़ी होती है। कभी कभी प्रतियोगिता अवधि में चाल एवं गति चाल का विकास अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इस योग्यता के विकास के लिए निम्न साधनों का उपयोग में लाया जाता है। अब देखिए मूवमेंट स्पीड को कैसे डेवलप किया जा रहा है। बता रहा है कि चयनित गति को बार बार अधिकतम चाल से करना और इसके अच्छे परिणाम के लिए किस चाल में गति की गई है परीक्षणकर्ता को बताया जाता है। गति को आसान स्थिति में उच्च चाल से अभ्यास करना, जैसे शॉट पुट में प्रतिरोध कम करके, उपकरण या खेल सतह मैदान में परिवर्तन करके। इस योग्यता के विकास के लिए चाल को वास्तविक क्रिया या गति से थोड़ा तेज रखा जाता है। इसमें तीव्रता अधिकतम रखी जाती है, पुनरावृत्ति 1 से अधिक और क्षतिपूर्ति काल पूर्ण रहता है। चाल सहनशीलता, आइए अब चाल सहनशीलता, इस योग्यता का विकास, स्पीड एंड्योरेंस का डेवलपमेंट मुख्य रूप से ट्रेनिंग के माध्यम से किया जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विधियों का उपयोग में लाया जाता है। अप्रत्यक्ष विधि में एनारोबिक क्षमता, विस्फोटक शक्ति तथा तकनीक को विकसित किया जाता है। इस योग्यता के विकास के लिए निम्नलिखित विधियों को उपयोग में लाया जाता है। कौन से विधि को उपयोग में लाया जाता है स्पीड एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए? आइए देखते हैं। 1. रेपिटेशन मेथड। स्पीड एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए रेपिटेशन मेथड और इंटरवल मेथड का उपयोग किया जाता है।
रेपिटेशन मेथड, इसमें प्रतियोगिता दूरी को दोगुना करके उसका 2/3 भाग लेकर उच्च चाल के साथ खिलाड़ी को दौड़ाया जाता है। उदाहरण के लिए ट्रैक एंड फील्ड में 300 मीटर तक दौड़ना, प्रतियोगिता दूरी से 10 से 20% अधिक लंबी दूरी को उच्च चाल के साथ दौड़कर बार बार दोहराया जाता है। इस विधि में दोहराव की संख्या 4 से 10 लंबी दूरी के लिए और 3 से 4 बार कम दूरी के लिए निर्धारित करते हैं। पुनरावृत्ति रिपीटेशंस के मध्य क्षतिपूर्ति पूर्ण रूप से देते हैं, कम चाल से दौड़ने पर क्षतिपूर्ति कम देते हैं और 2 से 4 की संख्या में रिपीटेशन करते हैं। स्पीड एंड्योरेंस को डेवलप करने का एक और मेथड है इंटरवल मेथड। इस विधि का उपयोग एकल खेलों बैडमिंटन, टीटी, लॉन टेनिस, कुश्ती, बॉक्सिंग आदि खेलों में किया जाता है। कुश्ती, बॉक्सिंग, जूडो आदि खेलों में 4 से 8 विशेष व्यायामों का परिपथ तैयार किया जाता है। सर्किट ट्रेनिंग करके इस चाल सहनशीलता को विकसित किया जाता है। सामान्य रूप से इस विधि से दूरी 50 मीटर रखते हैं। सामान्य रूप से इस विधि से दूरी 50 मीटर रखते हैं। क्षतिपूर्ति काल 1 मिनट रखते हैं। पुनरावृत्ति 4 बार रखते हैं और तीव्रता उच्च होती है, जिसे कम या अधिक भी किया जा सकता है। सहनशीलता एंड्योरेंस। सहनशीलता एक महत्वपूर्ण गामक या अनुकूल योग्यता है। सहनशीलता का निर्धारण रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र द्वारा होता है। इसका निर्धारण मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पादन क्रिया पर निर्भर होता है। इस गामक योग्यता द्वारा ऊर्जा उत्पादन के स्तर को बनाकर रखा जाता है, जिसमें मानव शरीर में भोजन से प्राप्त ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने में प्रयुक्त होती है। ये रासायनिक संगठन मांसपेशियों के संकुचन के लिए ऊर्जा की आपूर्ति करता है। चूँकि पेशियों में बहुत कम मात्रा में संकेंद्रित होता है, चूँकि पेशियों में एटीपी बहुत कम मात्रा में संकेंद्रित होता है, इसलिए पेशियों के सिकुड़ने फैलने के दौरान एटीपी निरंतर पैदा होता रहता है। लगातार अभ्यास करने से एटीपी निरंतर पैदा होता रहता है। लगातार अभ्यास करने से एटीपी खपत बढ़ जाती है। यही सहनशीलता का कार्कीय आधार है, जो कि सहनशीलता स्वास्थ्य, ट्रेनिंग और प्रतियोगिता के लिए विशेष महत्व रखती है। सहनशीलता की परिभाषाएं। हेटे के अनुसार सहनशीलता थकान की स्थिति में कार्य करने की योग्यता है, चाहे थकान को दूर किया जाए और चाहे थकान की स्थिति में प्रभावी रूप से कार्य किया जाए। स्केहान बेल के अनुसार सहनशीलता थकान के लिए एक प्रतिरोध योग्यता है। डॉक्टर हरदयाल सिंह के अनुसार सहनशीलता खेल क्रियाओं या गतियों के आवश्यक गुणों और चाल के साथ थकान की स्थिति में कार्य करने की योग्यता है। उपरोक्त परिभाषाओं के अनुसार सहनशीलता वह क्षमता है जो किसी कार्य को बिना रुके लंबे समय तक थकान की स्थिति में करते रहे। सहनशीलता को खेलों की प्रकृति व खेलों की अवधि के अनुसार बांटा गया है। एंड्योरेंस को, सहनशीलता को खेलों की प्रकृति और खेलों के अवधि के अनुसार बांटा गया है। खेलों की प्रकृति के अनुसार सहनशीलता को 3 प्रकार में बांटा गया है। खेलों की प्रकृति के अनुसार, स्पोर्ट्स नेचर के अनुसार एंड्योरेंस को 3 प्रकार से बांटा गया है। एक बेसिक एंड्योरेंस, जनरल एंड्योरेंस, स्पेसिफिक एंड्योरेंस। बेसिक एंड्योरेंस मूलभूत सहनशीलता, यह वह क्षमता है जिसमें किसी क्रिया को धीमी रफ्तार से लंबे समय तक थकान की स्थिति में किया जाता है। इस क्रिया को करते समय अधिक से अधिक मांसपेशियां क्रियान्वित रहती हैं। उदाहरण के लिए जॉगिंग, धीमी रफ्तार से पैदल चाल आदि क्रियाएं जो कि 30 मिनट से अधिक समय तक की होती हैं। बेसिक एंड्योरेंस इसे कहते हैं। दूसरा
जनरल एंड्योरेंस, सामान्य सहनशीलता, यह वह क्षमता है जो किसी सामान्य रूप के खेल क्रिया को लंबे समय तक थकान की स्थिति में करने में सहायक होती है। यह एरोबिक व अनएरोबिक क्रियाओं का मिश्रण है। इसमें क्रिया की तीव्रता उच्च व निम्न दोनों ही प्रकार की होती है। उदाहरण के लिए फुटबॉल खेल, क्योंकि फुटबॉल खेल में दौड़ने की रफ्तार धीमी व तेज दोनों ही प्रकार की होती है, अतः फुटबॉल में दोनों ही प्रकार की सहनशीलता बेसिक और जनरल एंड्योरेंस का उपयोग में लाया जाता है। स्पेसिफिक एंड्योरेंस, विशिष्ट सहनशीलता, यह वह क्षमता है जो किसी खेल क्रिया को उसी खेल के अनुसार थकान की स्थिति में भी की जाए। स्पेसिफिक एंड्योरेंस किसी खेल क्रिया को उसी खेल के अनुसार थकान की स्थिति में भी की जाए, उसे स्पेसिफिक एंड्योरेंस कहते हैं। ये खेल क्रियाएं ऑक्सी और अनऑक्सी, एरोबिक और अनएरोबिक, चयापचय या दोनों के सम्मिलित रूप पर निर्भर होती है। यह विशिष्ट सहनशीलता सभी खेलों में भिन्न भिन्न पाई जाती है। खेल की प्रकृति के अनुसार सहनशीलता को 3 भागों में बांटा गया। अब अवधि के अनुसार सहनशीलता को कितने प्रकार में बांटा गया है, आइए देखते हैं। लगभग अवधि के अनुसार भी सहनशीलता को 3 भागों में बांटा गया है। शॉर्ट टाइम एंड्योरेंस, मिडिल टाइम एंड्योरेंस, लॉन्ग टाइम एंड्योरेंस। आइए पढ़ते हैं पहले। स्पीड एंड्योरेंस, यह वह योग्यता है जिसमें चक्रीय खेल क्रियाओं को 45 सेकंड तक किया जाता है। यह योग्यता ऊर्जा उत्पादन तंत्र की क्षमता और शक्ति पर निर्भर होती है। इन क्रियाओं में ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में अम्ल की सांद्रता अधिक मात्रा में बढ़ने के कारण खेल क्रियाओं के दौरान थकान की स्थिति उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की दौड़। आप यहाँ पर समझ जाइए कि अवधि के अनुसार भी लगभग 3 भागों में इसको बांटा गया है एंड्योरेंस को। और सबसे पहले दे रहा है कि स्पीड एंड्योरेंस वह क्षमता है जिसमें चक्रीय खेल क्रियाओं को 45 सेकंड तक किया जाता है। यह योग्यता ऊर्जा उत्पादन तंत्र की क्षमता व शक्ति पर निर्भर होती है। इन क्रियाओं में ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप मांसपेशी में अम्ल की सांद्रता अधिक मात्रा में बढ़ने के कारण खेल क्रियाओं के दौरान थकान की स्थिति उत्पन्न होती है। आइए अब पढ़ते हैं शॉर्ट टाइम एंड्योरेंस, सूक्ष्म सहनशीलता। इसकी समय अवधि 45 सेकंड से 2 मिनट तक की होती है। उदाहरण के लिए 800 मीटर की दौड़। इस क्रियाओं में ऊर्जा का उत्पादन ग्लाइकोलाइसिस और ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा होता है। इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन ग्लाइकोलाइसिस और ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा होता है। शॉर्ट टाइम एंड्योरेंस के परिणाम स्वरूप रक्त और मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ती है। यह सहनशीलता चाल सहनशीलता एवं शक्ति सहनशीलता की मात्रा पर निर्भर करता है। मिडिल टाइम एंड्योरेंस, इसमें सहनशीलता क्रियाओं की समयावधि 2 मिनट से 11 मिनट तक होती है। उदाहरण के लिए 1500 मीटर, 3000 मीटर दौड़, बॉक्सिंग, जूडो, नौकायन आदि जैसे खेलों में इस क्रियाओं के लिए ऊर्जा उत्पादन ऑक्सीकरण और ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा होती है। इस क्रियाओं में भी लैक्टिक अम्ल की उच्च सांद्रता उत्पन्न होती है। लॉन्ग टाइम एंड्योरेंस, इसमें क्रियाओं की समयावधि 11 से 30 मिनट, 30 से 90 मिनट और 90 मिनट से घंटों तक होती है। इन क्रियाओं में ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रियाओं का योगदान बहुत कम होता है। केवल 30 मिनट तक ग्लाइकोलाइसिस द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। लंबी अवधि की क्रियाओं में अम्लीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है। लंबी अवधि की क्रियाओं में ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये क्रियाएं अधिकतम चयापचय क्रियाओं पर कार्यों पर निर्भर करती है। आइए अब पढ़ते हैं सहनशीलता को विकसित करने वाले विधियों के बारे में।
सहनशीलता को विकसित करने के लिए मूलभूत 4 विधियों को अपनाया जाता है। 4 विधियों को अपनाया जाता है जो निम्नलिखित है। एक कंटिन्यूअस मेथड, जिसको डेवलप किया था डॉक्टर आनसेट वान आकेन ने। कंटिन्यूअस मेथड 2 तरह का होता है, स्लो कंटिन्यूअस मेथड और फास्ट कंटिन्यूअस मेथड। एक मेथड और हो गया फॉटलेग मेथड, जिसको डेवलप किया था गोस्टा होमर ने। एक और मेथड हो गया वेरिएबल पेस मेथड। कंटिन्यूअस मेथड में लगभग 4 प्रकार के हैं, स्लो कंटिन्यूअस मेथड, फास्ट कंटिन्यूअस मेथड, फॉटलेग और वेरिएबल पेस मेथड। ये सारे कंटिन्यूअस मेथड के पार्ट हो गए। एक बात और, इंटरवल मेथड को डेवलप करने का काम बिकिला ने किया था। पुनरावृत्ति रिपीटेशन मेथड। चौथा कंपटीशन मेथड। तो कुल मिलाकर कंपटीशन मेथड, रिपीटेशन मेथड, इंटरवल मेथड और कंटिन्यूअस मेथड, ये 4 विधियां जिनकी मदद से आप एंड्योरेंस को डेवलप कर सकते हैं। वो 4 विधियां इस प्रकार हैं: कंटिन्यूअस मेथड, इंटरवल मेथड, रिपीटेशन मेथड और कंपटीशन मेथड। इन सभी मेथड्स की मदद से आप एंड्योरेंस कैपेसिटी को डेवलप कर सकते हैं। आइए थोड़ा इनको डिटेल में पढ़ते हैं। कंटिन्यूअस मेथड। कंटिन्यूअस मेथड, इस विधि में बिना रुके लंबे समय तक अभ्यास किया जाता है। इन अभ्यासों की तीव्रता, इंटेंसिटी कम होती है। कंटिन्यूअस मेथड में अभ्यासों की इंटेंसिटी कम होती है। इस विधि को 4 उपभागों में बांटा गया है। पहला, स्लो कंटिन्यूअस मेथड। इस विधि में मंद गति से बिना रुके शारीरिक क्रिया को की जाती है, जिसकी अवधि लगभग 30 से 60 मिनट के बीच होती है। दलीय खेलों के लिए इसकी अवधि 2 घंटे तक भी की जा सकती है। इसमें एक खिलाड़ी की हृदय गति 140 से 160 धड़कन प्रति मिनट तक पहुंच जाती है। दूसरा, फास्ट कंटिन्यूअस मेथड। इस विधि में शारीरिक अभ्यास तीव्र गति से बिना रुके लंबे समय तक की जाती है। इसकी समय विधि 20 मिनट से 90 मिनट तक की होती है। इसकी तीव्रता के लिए हृदय गति 160 से 180 धड़कन प्रति मिनट तक पहुंच जाती है। तीसरा, फॉटलेग मेथड। यह एक स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ होता है स्पीड प्ले। इस विधि में बिना रुके लंबे समय तक अभ्यास को मंद और तीव्र गति से बिना पूर्व नियोजित, नॉट प्री प्लान्ड तरीके से किया जाता है, अर्थात इसमें अभ्यास की गति अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित की जा सकती है, इसीलिए इसे स्पीड प्ले विधि भी कहा जाता है। ये बहुत रुचिकर विधि है जिसमें उच्च स्तर पर ऑक्सी एरोबिक और एनारोबिक अनॉक्सी क्षमताओं को विकसित किया जाता है। इसकी समयावधि 15 मिनट से 1 घंटे के बीच की होती है। इस विधि के दौरान हृदय गति 140 से 180 धड़कन प्रति मिनट तक पहुंच जाती है। देखिए, इस विधि में एक बात आप समझ जाइए कि फॉटलेग मेथड से आप एरोबिक और एनारोबिक क्षमताओं को आप डेवलप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अभ्यास को तीव्र व मंद गति के लिए पहाड़ों, रेतीले इलाकों आदि का प्रयोग किया जा सकता है। चौथा हो गया यहाँ पर वेरिएबल पेस मेथड। इस विधि में अभ्यास को लगातार मंद व तीव्र गति से लंबे समय तक पूर्व नियोजित तरीकों से किया जाता है। इसकी समयावधि 15 मिनट से लगभग 1 घंटे तक की होती है और हृदय गति 140 से 180 धड़कन प्रति मिनट पहुंच जाती है। यह विधि एरोबिक और अनएरोबिक क्षमताओं को एक साथ विकसित करने के लिए होता है। देखिए, कुल मिलाकर यहाँ हमने यह जाना कि कंटिन्यूअस मेथड जो 4 प्रकार का बताया गया है, एक स्लो कंटिन्यूअस और फास्ट कंटिन्यूअस। स्लो कंटिन्यूअस में मंद गति से अभ्यास किया जाता है लंबे समय तक। फास्ट कंटिन्यूअस मेथड में तीव्र गति से अभ्यास किया जाता है लंबे समय तक। और फॉटलेग मेथड में अभ्यास किया जाता है मंद और तीव्र गति से बिना पूर्व नियोजित तरीके से।
वहीं वेरिएबल पेस मेथड में मंद और तीव्र गति से अभ्यास किया जाता है, लंबे समय तक पूर्व नियोजित प्लान्ड तरीके से किया जाता है। आइए अब पढ़ते हैं इंटरवल मेथड के बारे में। इंटरवल मेथड क्रियाओं की तीव्रता के आधार पर इस विधि को दो उपभागों में विभाजित किया गया है। इंटरवल मेथड, एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड, इंटेंसिव इंटरवल मेथड। विभिन्न प्रकार की सहनशीलता को विकसित करने के लिए अंतराल विधि को सबसे अच्छा माना गया है, जिसमें अभ्यास को तीव्रता से किया जाता है और दो अभ्यासों के मध्य क्षतिपूर्ति के लिए समय अवधि अधूरी आंशिक रखी जाती है। अभ्यास के दौरान हृदय गति 180 धड़कन प्रति मिनट तक पहुंच जाती है और अधूरी क्षतिपूर्ति के आधार पर जब हृदय गति 120 से 130 प्रति मिनट तक पहुंचते ही अभ्यास पुनः शुरू किया जाता है। क्या कहता है यहाँ फिर से एक बार पढ़ लीजिए। विभिन्न प्रकार की सहनशीलता को विकसित करने के लिए अंतराल विधि को सबसे अच्छा माना जाता है, जिसमें अभ्यास को तीव्रता से किया जाता है और दो अभ्यासों के मध्य रिकवरी टाइम आंशिक रूप से रखी जाती है। समय अवधि के अनुसार अंतराल विधि को 3 उपभागों में विभाजित किया गया है। समय अवधि के आधार पर अंतराल विधि इंटरवल मेथड को 3 उपभागों में विभाजित किया गया है और तीव्रता के आधार पर इंटरवल मेथड को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड और इंटेंसिव इंटरवल मेथड। जैसा कि आप जानते हैं, क्रियाओं की तीव्रता के आधार पर इंटरवल मेथड को 2 भागों में डिवाइड किया, एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड और इंटेंसिव इंटरवल मेथड। वही समय अवधि के अनुसार इंटरवल मेथड को 3 उपभागों में विभाजित किया गया है। एक शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरवल मेथड जो 15 सेकंड से 2 मिनट का होता है, मिडिल ड्यूरेशन इंटरवल मेथड जो 2 मिनट से 3 मिनट के बीच का होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन इंटरवल मेथड जो 8 मिनट से 11 मिनट की अवधि का होता है। उपरोक्त विधियों सूक्ष्म अंतराल विधि को खेल क्रियाओं के उपयोग में लाया जाता है। उपरोक्त विधियों को ऊपर में जो दिया हुआ है, उपरोक्त विधियों को सूक्ष्म अंतराल विधि मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरवल मेथड को खेल क्रियाओं के उपयोग में लाया जाता है, जबकि अन्य 2 विधियों को लंबी दूरी जैसे तैराकी और साइकिलिंग दौड़ आदि के उपयोग में लाया जाता है। उदाहरण के लिए बॉक्सिंग में 15 से 20 सेकंड का बाउट तीव्रता से लड़ने के पश्चात क्षतिपूर्ति विराम दिया जाता है। हॉकी या फुटबॉल में बहुत तेज गति से 10 से 35 सेकंड ड्रिबलिंग की जाए, फिर 20 सेकंड तक का आराम दिया जाए आदि। आइए अब चौथा मेथड पढ़ते हैं एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए, जिसका नाम है रेपिटेशन मेथड। इस विधि में अभ्यास को उच्च तीव्रता इंटेंसिटी 90 से 100% से किया जाता है और एक अभ्यास से दूसरे अभ्यास के मध्य क्षतिपूर्ति का समय पूर्ण रखा जाता है। कहने का मतलब है कि रेपिटेशन जब मेथड आप अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इसमें इंटेंसिटी 100% होना चाहिए और कंप्लीट रिकवरी टाइम भी होना चाहिए। यह एक अच्छी विधि है गति सहनशीलता को भी विकसित करने की। इस विधि द्वारा एनारोबिक क्षमता का विकास किया जाता है, क्योंकि इसमें अभ्यास की तीव्रता अधिक होती है। चौथा, कंप्लीट मेथड। सहनशीलता प्रशिक्षण
अधिक से अधिक प्रतियोगिताओं में भाग न लेने से अधूरा माना जाता है। सहनशीलता प्रशिक्षण अधिक से अधिक प्रतियोगिता में भाग न लेने से अधूरा माना जाता है, क्योंकि यह केवल विशिष्ट सहनशीलता का विकास ही नहीं करता बल्कि अन्य मनोवैज्ञानिक क्षमताओं का विकास भी करता है, जो कि अच्छे सहनशीलता के लिए आवश्यक है। इसलिए इस विधि के अंतर्गत कई प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराया जाता है। इसलिए इस विधि के अंतर्गत कई प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराया जाता है। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। लचकता एक गामक योग्यता है जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की समन्वय प्रक्रिया और ऊर्जा उत्पादन पर निर्भर करती है। फ्लेक्सिबिलिटी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कोऑर्डिनेशन प्रोसेस और ऊर्जा उत्पादन एनर्जी प्रोडक्शन पर निर्भर करता है। इस लचीलेपन का सामान्य उपयोग संकुचनशीलता और गतिशीलता के विशेष गुण मांसपेशियों और लिगामेंट से संबंधित रहते हैं। मांसपेशी व लिगामेंट की एक विशेषता जो फैलने के पश्चात अपने सामान्य आकार व लंबाई में आ जाते हैं, जिसे हम स्ट्रेचेबिलिटी तथा इलास्टिसिटी कहते हैं। मांसपेशी की वह क्षमता जो किसी क्रिया को करते समय कम तनाव लो टेंशन में रहती है, जिसे हम सप्लेंसेस कहते हैं। मांसपेशी की वह क्षमता जो किसी क्रिया को करते समय लो टेंशन में रहती है, मांसपेशी की वह क्षमता जो किसी क्रिया को करते समय लो टेंशन में रहती है, उसे हम सप्लेंसेस कहते हैं। जोड़ों की वह क्षमता जो जोड़ के पास के अंग को कई तल में गति प्रदान करती है, उसे हम मोबिलिटी कहते हैं। इसको एकदम याद रखिए। जोड़ों की वह क्षमता, जॉइंट्स की वह एबिलिटी जो जोड़ के पास के अंग को कई तल में गति प्रदान कराता है, उसे हम मोबिलिटी कहते हैं। गतिशीलता का संबंध गति की मात्रा रेंज ऑफ मूवमेंट से होता है। गतिशीलता का संबंध गति की मात्रा रेंज ऑफ मूवमेंट से होता है। यह मानक योग्यता सभी खेल क्रियाओं के लिए अधिक आवश्यक नहीं होती, लेकिन एक खिलाड़ी को पूर्ण से आराम या शिथिलन आदि के लिए अति आवश्यक है। अतः लचीलापन वह क्षमता है जिससे किसी गति को अधिकतम आयाम, ग्रेटर एम्पलीट्यूड और रेंज तक किया जा सके। इसलिए कहा जाता है संकुचनशीलता, प्रत्यस्थता, गतिशीलता और स्फूर्ति आदि लचीलेपन के विशिष्ट गुण हैं। लचीलेपन की परिभाषाएं। अधिकतम आयाम, ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ संपादन की योग्यता को लचीला या लचीलापन द्वारा परिभाषित किया जाता है। लचीलेपन का संबंध जोड़ों से है, जॉइंट्स से है। उदाहरण के लिए पीठ कूल्हे के जोड़ से लचीलापन है। उदाहरण के लिए पीठ कूल्हे के जोड़ से लचीलापन है, तो कूल्हे के जोड़ की गति को लार्ज, वृहद आयाम के साथ किया जाता है। अतः लचीलापन एक कोण या जोड़ का अंश है। लचीलापन एक कोण या जोड़ का डिग्री है। लचीलेपन के प्रकार। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर लचीलेपन फ्लेक्सिबिलिटी को दो भागों में डिवाइड किया गया है: एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी यह वह क्षमता है जो किसी गति को बिना किसी बाहरी सहायता से अधिकतम आयाम के साथ की जाती है, जैसे खिलाड़ी द्वारा अपने जोड़ों के स्ट्रेच करना, अपने जोड़ों को स्ट्रेच करना। यह लचीलापन पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी से कम होता है। एक बात याद रखिए, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी जो है यह लचीलापन पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी से कम होता है। लेकिन एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी दो तरह के होते हैं, एक स्टैटिक, दूसरा डायनेमिक। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी इस लचीलेपन का उपयोग खिलाड़ी द्वारा निम्न स्थितियों में बिना गति करते समय व्यक्त किया जाता है।
यह स्थिति है खड़े होकर, बैठकर तथा लेटकर स्ट्रेच करने वाले व्यायाम। गतिशील व्यायाम डायनेमिक, शरीर के गति में होने के दौरान किसी क्रिया को वृहद आयाम लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ करने की योग्यता को गतिशीलता योग्यता डायनेमिक एबिलिटी कहते हैं। उदाहरण के लिए दौड़ और कूद विधाओं में इसका प्रयोग। आइए अब पढ़ते हैं पेसिव फ्लेक्सिबिलिटी। यह वह क्षमता है जो किसी गति को बाहरी सहायता के साथ अधिकतम आयाम के साथ करती है। लचीलेपन को विकसित करने वाले विधियां। 1. बेलास्टिक स्ट्रेचिंग मेथड। यह विधि स्ट्रेचिंग अभ्यास करने की सबसे पुरानी विधि है। इस विधि में लचीलेपन के विकास के लिए स्ट्रेचिंग व्यायामों को लयबद्ध तरीके से अधिकतम आयाम रेंज तक किया जाता है। यह विधि लयबद्ध गीत, बाउंसिंग, स्विंग आदि से जुड़ी हुई है, इसीलिए इसे बेलास्टिक मेथड कहते हैं। इस विधि से चोट लगने की अधिक संभावनाएं रहती हैं क्योंकि इससे मांसपेशियां अधिक स्ट्रेच हो जाती हैं। इस विधि की कुछ निम्नलिखित हानियां हैं। जोड़ के अधिक खिंचाव, ओवर स्ट्रेचिंग के अवसर अधिक होते हैं। इसमें लयबद्ध स्ट्रेचिंग के परिणाम स्वरूप खिलाड़ी को चोट लगने के अवसर अधिक हैं क्योंकि यदि ऊतकों का खिंचाव तेजी से होता है तो ऊतक टूट जाता है या अधिक खिंच जाता है। मांसपेशी कुछ सेकंड के लिए ही स्ट्रेचिंग की स्थिति में रह सकती है। जब मांसपेशी और संयोजी ऊतकों की तेजी से स्ट्रेच किया जाए तो उन्हें अनुकूलता होने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। लचीलेपन की यह विधि अधिक अच्छी नहीं है क्योंकि इस विधि में स्ट्रेचिंग झूले की क्रिया के साथ संपादित होने से यह मायोटैटिक रिफ्लेक्स को क्रियाशील करती है जो मांसपेशियों को अधिकतम सीमा तक जाने से रोकता है। लचीलेपन को विकसित करने की दूसरी विधि जिसका नाम है स्लो स्ट्रेच मेथड। इस विधि में जोड़ों को धीरे धीरे उसकी अधिकतम सीमा तक खींचकर ले जाया जाता है और पुनः वापस मूल स्थिति में लाया जाता है। ये लचीलेपन के विकास की सही स्थिति है। यह विधि पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी को विकसित करने की सबसे अच्छी विधि है जो कि एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आधार का कार्य करती है। अच्छे प्रभाव के लिए स्ट्रेच होने के पश्चात भी इसको लगभग 3 से 8 सेकंड तक रोका जा सकता है और इसमें पार्टनर की मदद भी ली जा सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने का तीसरा विधि जिसका नाम है स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड। मंद खिंचाव एवं स्थिरता विधि। इस विधि में जोड़ को धीरे धीरे उसकी अधिकतम सीमा परास तक स्ट्रेच करते हुए कुछ सेकंड तक उसी स्थान पर स्थिर किया जाता है और बाद में धीरे धीरे मूल स्थिति में वापस लाया जाता है। चौथा विधि फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने के लिए जिसका नाम है पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच मेथड। यह लचीलेपन विकास की सर्वोत्तम एवं आधुनिक विधि है। इस विधि में प्रोप्रियोसेप्टर्स की तंत्रिका मांसपेशी उत्तेजना में विकसित होती है। ये स्ट्रेचिंग विधि शरीर में स्थित संवेदी ग्राहकों को उत्तेजना पर आधारित है। इस विधि में मांसपेशी पहले 6 से 7 सेकंड तक आइसोमेट्रिक रूप में संकुचित होती है। यह संकुचन अधिकतम होता है। इसके पश्चात मांसपेशी धीरे धीरे अधिकतम सीमा तक स्ट्रेच होती है। इसको 8 से 10 सेकंड तक रोका जाता है। इस प्रक्रिया को सभी मांसपेशी समूह के लिए 4 से 8 बार पुनः किया जाता है। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, समन्वय योग्यता। समन्वय योग्यता को जटिल प्रकृति के कारण इसे परिभाषित करना इतना आसान नहीं। अतीत काल में शक्ति सहनशीलता,
चाल, लचीलापन और फुर्ती आदि 5 शारीरिक क्षमताओं के घटक माने जाते थे। लेकिन कुछ समय पश्चात फुर्ती को समन्वय योग्यता का नाम दिया गया, क्योंकि फुर्ती की जटिल समन्वय योग्यता के रूप में व्याख्या की गई थी। फुर्ती की प्रकृति एवं परिभाषा स्पष्ट न होने के कारण इसका विकास करने वाली विधियां इसका वर्गीकरण को खोजना संभव नहीं हो पा सका था। धीरे धीरे विद्वानों की अवधारणाओं में परिवर्तन आया। उनकी राय में समन्वय योग्यताएं ज़्यादा स्थिर व सामान्य प्रकृति की मोटर नियंत्रण व नियमन प्रक्रियाएं हैं। विद्वानों की अवधारणाओं में परिवर्तन आया। उनकी राय में समन्वय योग्यताएं ज़्यादा स्थिर व सामान्य प्रकृति की मोटर नियंत्रण व नियमन प्रक्रियाएं हैं। इससे खिलाड़ी अच्छे गुणों व प्रभावपूर्ण ढंग से खेल सकता है। इसी वजह से अब मानसिक फुर्ती शब्द की जगह समन्वय योग्यता शब्द का उपयोग किया जाता है। समन्वय योग्यता प्राथमिक रूप से गतिविधि में नियंत्रण एवं नियमितता की विधि पर निर्भर करती है। समन्वय योग्यता प्राथमिक रूप से गतिविधि में नियंत्रण एवं नियमितता की विधि पर निर्भर करती है। प्रत्येक समन्वय की योग्यताओं के सामान्य एवं विशेष तत्व होते हैं। सभी प्रकार की संतुलन की गतिविधियों में संतुलन की आवश्यकता होती है, जबकि जिम्नास्टिक में संतुलन का विशेष महत्व होता है, जिसकी वजह से एक खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है। यहाँ पर इस खिलाड़ी को मुख्य रूप से समन्वय योग्यता में दक्ष होना पड़ता है। समन्वय योग्यता के प्रकार: डिफरेंशिएशन एबिलिटी, ओरिएंटेशन एबिलिटी, कपलिंग एबिलिटी, रिएक्शन एबिलिटी, बैलेंसिंग एबिलिटी, रिथमेटिक एबिलिटी, एडप्टेशन एबिलिटी। एडप्टेशन एबिलिटी अनुकूलन योग्यता, रिथमेटिक एबिलिटी तालमेल योग्यता, बैलेंस एबिलिटी संतुलन योग्यता, रिएक्शन एबिलिटी प्रतिक्रिया योग्यता, कपलिंग एबिलिटी युग्मन योग्यता, ओरिएंटेशन एबिलिटी निर्धारण योग्यता, डिफरेंशिएशन एबिलिटी पृथक्करण की योग्यता। समन्वय योग्यता के प्रकार: खेलों में 7 समन्वय योग्यताओं का विशेष महत्व है। समन्वय योग्यता 7 प्रकार के हैं। खेलों में 7 समन्वय योग्यता का विशेष महत्व है। प्रत्येक खेल में इसका तुलनात्मक महत्व अलग है। इसके प्रकार निम्नलिखित हैं। डिफरेंशिएशन एबिलिटी पृथक्करण की योग्यता: यह वह क्षमता है जो एक व्यक्ति शारीरिक गतिविधियों तथा गतिविधियों की अवस्था में अच्छे तालमेल की वजह से उच्च शिखर पर पहुंचता है। गतिविधियों की अवस्था में अच्छा तालमेल ही डिफरेंशिएशन एबिलिटी कहलाता है। ओरिएंटेशन एबिलिटी निर्धारण योग्यता: यह वह क्षमता है जो एक क्रिया के निर्धारित क्षेत्र से संबंधित अपने शरीर की स्थिति तथा गतिविधि को समय तथा जगह के अनुसार बदलती है। जैसे खेल मैदान, उपकरण और गति करती हुई वस्तुओं आदि के लिए यह समझना कि यहाँ पर गामक क्रिया, गति, स्थिति आदि का किस प्रकार नियंत्रण एवं नियमन होगा। निर्धारण योग्यता निर्धारित क्षेत्र से संबंधित अपने शरीर की स्थिति गतिविधि को समय के अनुसार बदलने की क्षमता। नियंत्रित नियमन करने की क्षमता, निर्धारण करने की क्षमता ओरिएंटेशन एबिलिटी कहलाती है। कपलिंग एबिलिटी युग्मन की योग्यता: यह वह योग्यता है जो खेल क्रियाओं को प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित करने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का आपस में तालमेल बनाती है। कपलिंग का मतलब ही होता है जोड़ा। शरीर के विभिन्न अंगों का आपस में तालमेल बनाती है, उसे युग्मन की योग्यता कहते हैं। जैसे फुटबॉल में गेंद को नियंत्रण में लाने के लिए दिमाग, पैर, हाथ को एक साथ
समन्वित करना, कोऑर्डिनेट करना। रिएक्शन एबिलिटी, यह वह योग्यता है जो संकेत, इशारा, सिग्नल पर प्रभावपूर्ण रूप से शीघ्र प्रतिक्रिया करती है। जैसे 100 मीटर की दौड़ में बंदूक की आवाज़ सुनते ही जो हलचल होती है और धावक दौड़ शुरू कर देता है। तो इन चारों को एक बार रिपीट कर लीजिए। पृथक्करण की योग्यता वह योग्यता हो गया जो गतिविधियों की अवस्था में अच्छी तालमेल से उच्च शिखर पर पहुंचा दे। निर्धारण योग्यता, ओरिएंटेशन एबिलिटी का अर्थ है कि निर्धारित क्षेत्रों से संबंधित अपने शरीर की स्थिति और गतिविधि को समय तथा जगह के अनुसार बदलने की उसकी दिमाग की निर्धारण की क्षमता, अपने शरीर को नियंत्रण और नियमन करने की क्षमता, ओरिएंटेशन। और कपलिंग एबिलिटी का मतलब हो गया कि कोई भी खेल क्रियाओं को प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित करने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का आपस में तालमेल, कपलिंग एबिलिटी। रिएक्शन एबिलिटी, संकेत पर प्रभावपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करने की क्षमता। बैलेंस एबिलिटी, संतुलन योग्यता, यह वह योग्यता है जो शरीर के विभिन्न भागों का संतुलन स्टैटिक तथा डायनेमिक अवस्था में बनाए रखे। यह वह योग्यता है जो शरीर के विभिन्न भागों का संतुलन स्टैटिक और डायनेमिक अवस्था में बनाए रखे, अतः शरीर के पूर्ण रूप से गतिशील होने के दौरान संतुलन बनाए रखती है। अतः शरीर के पूर्ण रूप से गतिशील होने के दौरान संतुलन बनाए रखती है। इस योग्यता में कान में उपस्थित एंडोलिम्फ फ्लूइड संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। रिदम एबिलिटी, यह वह योग्यता है जो किसी गामक क्रियाओं में बाह्य संतुलन के लयक हो तुरंत ग्रहण करती है। जैसे स्केटिंग में खिलाड़ी म्यूजिक के आधार पर अपनी गतिविधि को करना। रिदमैटिक एबिलिटी, यह वह एबिलिटी है जो किसी गामक क्रियाओं में बाह्य गतिविधि के रिदम हो और तुरंत उस चीज को ग्रहण कर ले और उसके आधार पर अपनी प्रतिक्रिया दे, उसे ही रिदमैटिक एबिलिटी कहते हैं। एडप्टेशन एबिलिटी, इसको विशेषकर समझिए, यह सभी जगह आपको बार बार अनुकूलन योग्यता शब्द पढ़ने को मिलेगा। एडप्टेशन एबिलिटी, यह वह क्षमता है जो खेलों में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार खिलाड़ी की गतिविधियों में प्रभावशाली रूप से परिवर्तन करती है। परिस्थितियों में परिवर्तन अचानक या इच्छानुसार हो सकता है जो कि पूर्वानुमानित नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बता दूं कि निर्धारण योग्यता, ओरिएंटेशन एबिलिटी, यह कहता है कि यह वह क्षमता है, ओरिएंटेशन एबिलिटी वह क्षमता है जो एक क्रिया के निर्धारित क्षेत्र से संबंधित अपने शरीर की स्थिति तथा गतिविधि को समय तथा जगह के अनुसार बदलती हो। जैसे खेल मैदान, उपकरण और गति करती हुई वस्तुओं आदि के लिए यह समझना कि यहाँ पर गामक क्रिया, गति, स्थिति आदि का किस प्रकार नियंत्रण एवं नियमन होगा, यह समझना। और एडप्टेशन एबिलिटी, अनुकूलन योग्यता वह योग्यता है जो खेलों में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार खिलाड़ी की गतिविधियों में प्रभावशाली रूप से परिवर्तन करती है। परिस्थितियों में परिवर्तन अचानक या इच्छा अनुसार हो सकता है जो कि पूर्वानुमानित नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को डेवलप करने के लिए कुछ विधियां हैं। समन्वय योग्यता में आने वाली 7 विभिन्न प्रकार की योग्यताओं को विकसित करने वाली विधियां विज्ञान पर आधारित है। इन योग्यताओं का स्वभाव प्रकृति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, जिसके कारण आज भी वैज्ञानिक कोऑर्डिनेशन एबिलिटी में सुधार लाने के लिए नए नए अनुसंधान कर प्रयासरत हैं। अतः समन्वय योग्यताओं के लिए कुछ ट्रेनिंग के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है, जिनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। 1.
विभिन्न अभ्यास के सिद्धांत तथा शारीरिक व्यायाम के सैद्धांतिक साधनों पर आधारित विधि। समन्वय योग्यता के विकास की सबसे अच्छी तथा प्रभावी विधि है जो शारीरिक व्यायामों में लगातार और विधि पूर्वक अभ्यास से प्राप्त की जाती है, क्योंकि नियंत्रण एवं नियमन प्रतिक्रियाएं गामक समन्वय की ही प्रतिक्रियाएं हैं। इसमें उन्हीं खेल क्रियाओं को अलग अलग ढंग से किया जाता है जिन्हें खिलाड़ी पहले ही सीख चुका है। बिना सीखी हुई खेल क्रियाओं को इस योग्यताओं के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा मेथड, सामान्य एवं विशिष्ट व्यायामों का उपयोग करना। हर समन्वय योग्यता का सामान्य एवं विशिष्ट अवधारणा है। प्रारंभिक स्थिति में सामान्य अभ्यासों का प्रयोग समन्वय योग्यता के विकास में किया जाता है। प्रारंभिक स्थिति में सामान्य अभ्यासों का प्रयोग सामान्य समन्वय योग्यता के विकास में किया जाता है, जबकि विशिष्ट अभ्यासों का उपयोग खेल प्रदर्शन में सुधार के लिए प्रभावी रूप से किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक जिम्नास्ट सामान्य संतुलन का अभ्यास प्रारंभिक दौर में सामान्य अभ्यास की मदद से करता है। बाद में वह संतुलन व्यायाम को बैलेंस बीम पर करता है, विशिष्ट संतुलन योग्यता को बढ़ाने के लिए। 3. खेल गतियों को सही तथा ध्यानपूर्वक संपादन करना। खेल गतियों को सही एवं ध्यानपूर्वक संपादन करना। खेल गतियों का संपादन नियंत्रण एवं नियमन प्रतिक्रियाओं द्वारा संभव बनाया जाता है। इसलिए इस योग्यता के विकास के लिए यह जरूरी है खेल से जुड़ी हुई कोई भी गतिविधियां सही प्रकार संपादित की जाए और उस खेल क्रिया के संपादन में तत्पर रहकर ध्यान केंद्रित किया जाए, क्योंकि एक बार खेल क्रिया को गलत ढंग से सीख लिया जाए तो उसमें सुधार करना बहुत कठिन हो जाता है। अतिरिक्त साधनों का उपयोग गामक चेतना अंगों के सुधार में करना। समन्वय योग्यता विभिन्न अंगों के क्रियात्मक क्षमता पर आधारित है, जैसे आंखों से देखकर, कानों से सुनना, खेल के दौरान तुरंत निर्णय लेना, जिसे काइनेस्थेटिक चेतना कहते हैं। इन चेतना अंगों के क्रियात्मक क्षमता में सुधार विभिन्न प्रकार के व्यायामों तथा साधनों का उपयोग कर किया जाता है। व्यायामों में परिवर्तन कर। कम संख्या के व्यायामों द्वारा समन्वय योग्यता में सुधार नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यायामों के सेट का प्रभाव कुछ समय तक ही रहता है, इसलिए अभ्यासों को जल्दी जल्दी बदलना चाहिए। समन्वय की जटिलता में क्रमबद्ध वृद्धि। समन्वय योग्यता कोऑर्डिनेशन एबिलिटी के सुधार की प्रक्रिया में इससे जुड़े हुए शारीरिक व्यायामों के स्तर में क्रमबद्ध तरीके से बढ़ोतरी की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, अभ्यासों को सामान्य से विशिष्ट रूप में लाना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित रूप से व्यायामों के स्वर में सुधार किया जाता है। गति संपादन में विभिन्नता, बाध्य परिस्थिति में विभिन्नता, गतियों को संयुक्त करना, सूचना गहनता में परिवर्तन करना, समय के विरुद्ध अभ्यास करना, ध्यान की स्थिति में अभ्यास करना। आप इन सभी चीज़ों की मदद से कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं। आइए कुछ टॉपिक है उसको भी समझ लीजिए। भार तथा क्षतिपूर्ति, लोड एवं रिकवरी। भार, लोड के द्वारा ही थकान होती है, जिसका मुख्य कारण शारीरिक अभ्यास और क्रिया है। थकान अनुकूलन के लिए आवश्यक है जिससे कि किसी व्यक्ति विशेष की प्रदर्शन क्षमता में सुधार आता है। लोड, प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता मांग को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। भार, प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता मांग को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है, जिसके कारण मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक तंत्र में कुछ समय के लिए व्यवधान पैदा होता है, जिसे हम होमियोस्टैसिस कहते हैं। लोड के अब फैक्टर्स क्या हैं?
अभ्यास की गुणवत्ता, अभ्यास के प्रकार, लोड की आवृत्ति, इंटेंसिटी ऑफ लोड, वॉल्यूम ऑफ लोड, ये सारे हो गए लोड के फैक्टर। भार तथा अनुकूलन, लोड एंड एडप्टेशन। जैसा कि विदित है, भार प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता की मांग को काबू पाने की एक प्रक्रिया है जिससे मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक तंत्रों पर कुछ हद तक व्यवधान पैदा होता है। इसे हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। मानव शरीर में होम्योस्टैसिस स्तर से पूर्व स्थिति में या इस स्थिति के साथ सामंजस्य बैठा लेता है। यह एक साधारण सी क्रियात्मक व्यवस्था है। अगर ये होम्योस्टैसिस बार बार व्यवधान पैदा करे तब मानव शरीर में संरचनात्मक तथा मेटाबॉलिक बदलाव आने लगते हैं, जिससे व्यक्ति लोड को आराम से सहन करने लगता है। इसी को हम एडप्टेशन कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिताओं की मांग को पूरा करने के लिए एक खिलाड़ी शारीरिक अभ्यास करता है, जिस अभ्यास के कारण मांसपेशियां संकुचित व प्रकुंचित होती है। इन मांसपेशीय क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और ये ऊर्जा संबंधित पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन से प्राप्त होती है। जैसे जैसे मांसपेशीय क्रिया लंबे समय तक चलती जाती है, वैसे वैसे ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कम होते रहते हैं। कहने का अर्थ है, जैसे जैसे मांसपेशीय क्रियाएं लंबे समय तक चलती रहती हैं, वैसे वैसे ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कम होते हैं। मुख्यतः मसल ग्लाइकोजन, इनके साथ मेटाबॉलिक एंजाइम, हार्मोन्स, मसल प्रोटीन, बोन, लिगामेंट, टेंडन, नर्वस टिश्यू का डिप्लेशन होता रहता है। अंत में मेटाबॉलिक एक्टिविटी का अंतिम उत्पाद बनता है, जैसे लैक्टिक एसिड। जैसे जैसे गति आगे बढ़ती जाती है, अंतिम उत्पाद की मात्रा में बढ़ोतरी होती जाती है और थकान की स्थिति भी बढ़ जाती है। जब थकान की स्थिति एक स्तर को पार कर दे तो तुरंत क्रिया रोक देनी चाहिए। इस क्रिया के रोकने तथा थकान के कारण अनुकूलन क्रिया पूर्ण होती है। सुपर कंपनसेशन, एक खिलाड़ी जब प्रशिक्षण या प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयारी करता है तो वह कई प्रकार के शारीरिक अभ्यास में सम्मिलित होता है और इन अभ्यासों में गति या क्रिया सिर्फ और सिर्फ मांसपेशीय संकुचन पर निर्भर करती है और इस मांसपेशीय संकुचन को प्रभावशाली रूप से करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और ये ऊर्जा वाले पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन से प्राप्त होती है, जिसके कारण शरीर में उपलब्ध ऊर्जा संबंधित पदार्थ की मात्रा कम होने लगती है। इसके साथ मेटाबॉलिक एंजाइम, हार्मोन, मसल प्रोटीन, बोन, लिगामेंट, टिश्यू और अन्य शारीरिक अंगों की रिक्ति होती है और एक निर्धारित थकान के स्तर पर अच्छे अनुकूलन के लिए अभ्यास को रोक दिया जाता है। रिकवरी के दौरान विभिन्न मेटाबॉलिक एंजाइम्स, हार्मोन आदि अन्य दोबारा से एकत्रित होने लगते हैं और सामान्य रूप से एकत्रित होने लगते हैं। ये रिकवरी की प्रक्रिया उस स्तर पर न रुककर पूर्व की एकत्रीकरण क्षमता से अधिक हो जाए, कहने का तात्पर्य ओवरशूट कर जाए प्री एक्टिविटी लेवल को, इसी को हम सुपर कंपनसेशन कहते हैं। कहने का तात्पर्य ओवरशूट कर जाए प्री एक्टिविटी लेवल को, इसी को हम सुपर कंपनसेशन कहते हैं। सुपर कंपनसेशन की स्थिति कुछ घंटे रहती है, फिर अंडर कंपनसेशन होता है कुछ घंटे के लिए, फिर ओवर कंपनसेशन और घड़ी के पेंडुलम की भांति ये सामान्य हो जाती है। नोट, सुपर कंपनसेशन की स्थिति सिर्फ ऑप्टिमम लोड होने पर ही आएगी। ऑप्टिमम लोड होने पर ही आएगी। ऑप्टिमम लोड का मतलब होता है भार का न अधिक होना न कम होना। ओवरलोड ट्रेनिंग का स्तर, ओवरलोड ट्रेनिंग का वह स्तर होता है जिसके पश्चात परफॉर्मेंस क्षमता कम होने लगती है।
दूसरे शब्दों में इसको हम ओवर ट्रेनिंग कहते हैं। एक खिलाड़ी ट्रेनिंग या कंपटीशन की तैयारी के दौरान दो तरीके के लोड पर कार्य करता है, एक ट्रेनिंग का लोड, दूसरा अन्य लोड जिसमें लोड खिलाड़ी पर परिवार का, समाज का, व्यवसाय का, वातावरण का, किसी संक्रामक का आदि का पड़ता है। उपरोक्त दोनों लोड के जोड़ को टोटल लोड कहा जाता है। अगर ये लोड खिलाड़ी के लिए ओवरलोड के स्तर को छू ले या उससे अधिक निकल जाए तो यह प्रदर्शन क्षमता को ऋणात्मक रूप से प्रभाव डालता है।